Good morning everyone. Welcome to lecture number 10 of CA Inter GST रिवीजन। आपने मेरे पास लास्ट लेक्चर में सेक्शन नंबर 10 स्टार्ट किया था, कॉम्पोजिशन स्कीम। 10.1 मैंने आपको पढ़ा दिया था एंड 10.2 भी पढ़ा दिया था, और हमने ये कंक्लूड किया था कि बेटा 10.1 और 10.2 हम किस पे लगाया करेंगे? कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स। दो लिमिटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलाउड। ये लिमिटेड सप्लाई कितनी थी? 10% और 5 लाख। 10% किसका? टर्नओवर इन द स्टेट। एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है बेटा, यहां मैं बेटा चांटा मार दूंगा। 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी के अंदर वो इंटरेस्ट वाला नहीं लेना आपने, वो छोड़ा हुआ है। हालांकि वो एग्रीगेट टर्नओवर से भी छोड़ा हुआ है, मैंने आगे बताया था। एलिजिबिलिटी देखने के लिए हम एग्रीगेट टर्नओवर देखते थे। 1.5 करोड़ कहां पे? ट्रिपल एम संटू में? नो, ट्रिपल एम संटू में 75 लाख, बाकी हर जगह 1.5 करोड़ इंक्लूडिंग झा। यस और नो? तो एक बात हमने और सीखी थी कि सेक्शन 10.1 और 10.2 सप्लायर ऑफ गुड्स, दो लिमिटेड सप्लाई ऑफ सर्विस अलाउड एंड रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर, इन दो लोगों पे लगेगा। कल मैंने आपको सारा 10.1 और 10.2 पढ़ा दिया था। अभी हमारे रेट्स उनके पेंडिंग थे कि कॉम्पोजिशन टैक्स का रेट क्या रहेगा। तो आइए पेज नंबर 50 पे कॉम्पोजिशन टैक्स का रेट देखिए। सेक्शन 10.1 के पर्पस के लिए क्या रहेंगे, गौर कीजिएगा सारे बच्चे। अगर आप हैं मैन्युफैक्चरर, कौन से मैन्युफैक्चरर छोड़ रखे थे? एडिबल ऑयल, ये वाले सारे ना, एडिबल आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, ये छोड़े हुए थे। तो आप पे रेट क्या रहेगा? 0.5% CGST, 0.5% SGST। इसके साथ ना एक तारा लगा हुआ है, तारा नीचे किया हुआ एक्सप्लेन। तारे का मतलब है टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। ये मैंने कल ही आपको बता दिया था कि बेटा जब कॉम्पोजिशन स्कीम का एलिजिबिलिटी चेक करते हो तब हम लोग क्या देखते हैं? एग्रीगेट टर्नओवर, पैन बेसिस पे। लेकिन जब हम चेक करते हैं वो 10% वाला क्लॉज, वो भी चेक करते हैं टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। और जब हम टैक्स देने की बात करते हैं तब भी हम लोग किसका परसेंटेज निकालते हैं? टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। उसका लॉजिक मैंने आपको ये दिया था कि बेटा अगर आपके इंडिया में 10 स्टेट्स में अलग अलग काम है तो 10 अगर कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहे हैं तो 10 के 10 अलग अलग टैक्स पे करेंगे ना, सब अपनी अपनी स्टेट की टर्नओवर पे टैक्स पे करेंगे। पैन टर्नओवर पे थोड़ा ना दोगे आप टैक्स, क्योंकि हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन अलग है। आगे सुनिए, अगर आप रेस्टोरेंट वाले हैं तो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन क्या रेट लेगा? 2.5। ये भी किसका लेगा? टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। और अगर आप हैं अदर सप्लायर्स, हालांकि अदर सप्लायर्स में मैंने आपको बताया था कि 10.2 में बहुत सारे लोग तो मना ही कर रखे हैं कि आप कॉम्पोजिशन ले नहीं सकते हो। जैसे अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, अगर आप गुड सप्लाई करते हो थ्रू इको, इस तरह के पॉइंट थे ना, तो वो वाले तो वैसे ही एलिजिबल नहीं है। तो उनको छोड़ के जो बाकी सप्लायर्स होंगे जो एलिजिबल हैं उनको भी देना पड़ेगा 0.5%। और 0.5 ये थोड़ा सा अलग फिगर का है, ये है टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट और यूटी। क्या फर्क पड़ेगा इससे? गौर कीजिएगा। सर एग्रीगेट टर्नओवर में तो सारी सप्लाईज, मतलब ये टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी में तो सारी सप्लाईज आ जाती हैं, चाहे वो टैक्सेबल हैं चाहे वो एग्जम्प्ट हैं। लेकिन यहां अगर आप देखो जो इन्होंने अदर सप्लायर्स के लिए लिखा है उसमें इन्होंने वर्ड टर्नओवर इन द स्टेट नहीं लिखा, उन्होंने बोला 0.5% निकालो किसका? टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। एक बात याद रखिएगा, जो हमारा वर्ड है टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी, ये एग्जैक्ट कॉपी है एग्रीगेट टर्नओवर की। द ओनली डिफरेंस इज कि ये स्टेट वाइज होती है और एग्रीगेट टर्नओवर इंडिया वाइज होती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, रेस्टोरेंट वालों को और मैन्युफैक्चरर्स को, उन्होंने तो अगर कोई एग्जम्प्ट सप्लाई वगैरह भी दी है, इवन उसका भी परसेंटेज निकल जाएगा। ये वाला क्या नाम है, 0.5 और 2.5, क्योंकि इनका किस पे देना होता है टैक्स? टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। जबकि जो अदर सप्लायर्स हैं उन्होंने सिर्फ परसेंटेज किसकी निकालनी है? टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट और यूटी। तो आप बताइए किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल फिगर है जो परसेंटेज अदर सप्लायर्स के लिए? तो ये चीज भी आप थोड़ी सी याद रखिएगा ताकि अगर एमसीक्यू वगैरह आता है तो आप उसके अंदर कंफ्यूज ना हो जाओ। और इसके साथ मैंने एक चीज और मेंशन किया बच्चों, ऑल्सो रीड एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 10 फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़ाई थी मैंने कल सेक्शन 10 की, अगर आपको ध्यान हो उसमें मीनिंग दे रखा था एग्रीगेट टर्नओवर का।
किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग एलिजिबिलिटी। इफ यू रिमेंबर, यहां देख सकते हैं आप, ये दो एक्सप्लेनेशंस थी पेज 49 पे। ये एक्सप्लेनेशन तो मोटी मोटी कल मैंने पढ़ा दी थी। इसके अंदर देखो मैंने दिखाया था कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आप इंटरेस्ट वगैरह वाला टर्नओवर मत लेना, ध्यान है। और अब मैं काम करता हूं, पहले एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ाता हूं, और एक्सप्लेनेशन 2 मैंने रेट्स ऑफ टैक्स वाले के नीचे क्यों लिखा है उसका रीजन देता हूं। फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द टैक्स, गौर कीजिए, अब मैं फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं बता रहा, अब मैं किस पर्पस के लिए एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं? टैक्स निकालने के पर्पस के लिए। अभी जो मैंने आपको सिखाया था वो भी तो टैक्स निकालने का पर्पस था। जो मैंने आपको 0.5%, 2.5% बताओ, वो एलिजिबिलिटी थी या वो टैक्स निकालने का कैलकुलेशन था? टैक्स निकालने का कैलकुलेशन था। तो उस पर्पस के लिए एक्सप्लेनेशन है। अब पढ़ के देखो क्या लिखा है। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग टैक्स पेबल बाय अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन, द एक्सप्रेशन टर्नओवर इन द स्टेट और टर्नओवर इन यूटी यूज किया हुआ था ना वहां, शैल नॉट इंक्लूड, एक तो कहता वही इंटरेस्ट वाले एग्जाम्प्ट सप्लाई मत इंक्लूड करना, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। इसका मतलब जब मैं टैक्स भी निकाल रहा हूं तब भी मैं ये वाली एग्जाम सप्लाई छोड़ दूंगा, इंटरेस्ट वाली। क्या बाकी सारी एग्जाम सप्लाई लूंगा? यस, बाकी सारी लूंगा, सिर्फ एक ये छोड़ी हुई है। और एक फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इट शैल नॉट इंक्लूड, कहता बच्चों एक चीज और ना इंक्लूड करना, supplies from the first day of the April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration। एक बात सोचिए आप, मान लीजिए, एक बात बताओ, जो आदमी इस साल में लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो रहा होगा, इस साल में, साल के कहीं बीच में, क्या वो स्टार्टिंग से कॉम्पोजिशन ले सकता है? सोचो, आज डेट है 10th ऑफ अप्रैल, सपोज, चलो 10th ऑफ मे लगा लो, आज 10th ऑफ मे है। मान लो आज मेरी जो लिमिट है ना वो 20 लाख वाली, वो क्रॉस कर गई। क्या इस साल में मैं 1 अप्रैल से कॉम्पोजिशन ले सकता हूं? नॉट पॉसिबल भाई। जब तक सोचो कॉम्पोजिशन ले ही रजिस्टर्ड आदमी ले सकता है। अभी तो मैं लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हुआ हूं 10th मई को, तो अभी तो जब मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा वहां बोलूंगा ना मुझे कॉम्पोजिशन में रजिस्टर करो। अब सोचो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सुनना ध्यान से। मान लो 10th मई तक, 1 अप्रैल से लेके 10th मई तक आपकी जो सप्लाईज की वैल्यू है वो मान लेते हैं 21 लाख होगी, मतलब 20 लाख क्रॉस कर गए आप। अब आप ये बताओ, जब मुझे टैक्स पे करना है आगे कॉम्पोजिशन का, तो क्या ये शुरू वाला जो 21 लाख है या 20 लाख कहूंगा मैं, शुरू वाला जो 20 लाख है, जो शुरू वाला 20 लाख है, क्या इस 20 लाख के ऊपर भी आप टैक्स पे करोगे? नो, क्योंकि वो 20 लाख तो वैसे ही छूट है ना छोटे सप्लायर की। इवन एक बात और याद रखिएगा, अगर मान लो मैं कॉम्पोजिशन में ना भी जाऊं, मैं नॉर्मल सप्लायर बनना चाहता हूं, मान लो मुझे नहीं लेनी कॉम्पोजिशन, तो जैसे ही मैं 20 लाख क्रॉस करूंगा तब मैं रजिस्टर करवाऊंगा। अब मैं उससे आगे वाली सप्लाईज पे तो जीएसटी की बात करूंगा, जो पहले मैं 20 लाख तक की सप्लाईज दे चुका हूं उस पर थोड़ी जीएसटी पे करूंगा। तो इन्होंने इस चीज को भी क्लैरिफाई किया कि बेटा जब आपने टैक्स निकालना है हमारे इस सेक्शन का, तो 1 अप्रैल से लेके जब तक आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो रहे हो तब तक की जो टर्नओवर है आपने उसे टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी में इंक्लूड नहीं करना। पढ़ के देख लो, फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट अगर ना लिखते फिर भी फर्क ना पड़ता, क्यों? सर गलत कह रहे हो आप, गलत कह रहे हो। पहले एक्सक्लूड नहीं करा था, पहले इन्होंने ये लिखा था कि जब मैं ये 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट निकालूंगा वहां पे मैं शामिल नहीं करूंगा इंटरेस्ट। इन्होंने ये थोड़ी लिखा था कि जो कॉम्पोजिशन का टैक्स पे करोगे वहां मैं शामिल नहीं करूंगा टर्नओवर इन द स्टेट का अंदर इंटरेस्ट। दो अलग अलग जगह लिखना पड़ गया ना। यहां लिख के टैक्स निकालने वाले में कहां से एक्सक्लूड हो रहा है? नहीं हो रहा। यहां तो ये 10% वाले क्लॉज के लिए एक्सक्लूड हो रहा है। एलिजिबिलिटी नहीं, हाँ एलिजिबिलिटी के लिए कह सकते हो कि एलिजिबिलिटी के लिए देखते होते थे ना कि इतनी तक की वैल्यू की सर्विस आप दे सकते हो। तो एक तो यहां पे इन्होंने एक्सक्लूड किया इंटरेस्ट वाला पॉइंट, दूसरा इंटरेस्ट वाला पॉइंट इन्होंने कहां एक्सक्लूड करा? टैक्स जब आपने निकालना है। तो दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं।
पर दोनों का नेचर एक ही है कि इंटरेस्ट को इंक्लूड ना करना। अब पहले मेरे को ये बताओ, क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट के साथ ना चाहे लिख लो हिंदी में, वरना बाद में याद नहीं रहेगा। क्या लिखूंगा हिंदी में? जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, एक मिनट ऐसे लिख देता हूं, नो कॉम्पोजिशन टैक्स प्रायर टू, किससे पहले कॉम्पोजिशन टैक्स नहीं है? रजिस्ट्रेशन से। जब तक वो रजिस्टर ही नहीं हो रहा उससे पहले की अमाउंट पे कैसे कॉम्पोजिशन टैक्स दे दोगे? अरे कॉम्पोजिशन टैक्स छोड़ो, सिंपल टैक्स भी नहीं पे करना अगर आप सिंपल रजिस्टर्ड हो। लेकिन एक बात मैं फर्क बता दूं, अगर आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो जाते हो लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, फिर प्रॉब्लम है। मैं यहां पे सिर्फ एक लेमैन लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, सिर्फ याद रखने के लिए आपके, कि जब तक वो रजिस्टर ही नहीं हो रहा वो कॉम्पोजिशन टैक्स की बात थोड़ी करेगा। पर वर्ड क्या लिखा हुआ इन्होंने? लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ना कि रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्टर तो हो सकता है वो ना ही करवाए। लेकिन जब आप एक बार लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो गए, वहां तक की टर्नओवर हम नहीं शामिल करेंगे। यस और नो? अच्छा एक चीज और करना, एक्सप्लेनेशन 1 में भी कुछ लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर फॉर डिटरमिनिंग द एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स द एक्सप्रेशन टर्नओवर शैल इंक्लूड, यहां पे इंक्लूड लिखा हुआ है, क्या इंक्लूड करेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय सच पर्सन फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। इस एक्सप्लेनेशन की भी ना बड़ी जबरदस्त इंप्लीकेशन है इस पॉइंट की, बताता हूं क्या, सुनिएगा जरा ध्यान से। आपको ये पता है ना, कॉम्पोजिशन को देखने के लिए आप लोग प्रीसीडिंग ईयर चेक करते हो कि प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर इतनी है कि नहीं है। अब सोचो, मान लेते हैं प्रीसीडिंग ईयर में ही हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी प्रीसीडिंग ईयर की हमारी जो एग्रीगेट टर्नओवर है लास्ट ईयर की, वो है मान लेते हैं 1.7 करोड़, 1.7 करोड़ यानी 1,70,00,000। इसका मतलब लास्ट ईयर में आप 20 लाख क्रॉस कर चुके हो। जब आपने 20 लाख क्रॉस किया होगा, आपने उसको रजिस्टर करवा लिया होगा बिजनेस को, हाँ कि ना? मान लेते हैं लास्ट ईयर में आपने उसको ऑर्डिनरीली रजिस्टर करवा लिया, क्योंकि कॉम्पोजिशन कोई मैंडेटरी तो है नहीं। अब नेक्स्ट ईयर आया, आपको नेक्स्ट ईयर पता लगा यार कॉम्पोजिशन स्कीम तो बड़ी बढ़िया यार, खुश रहते हैं लोग बड़े, कोई ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं है, कंप्लायंस कॉस्ट कम होती है। अब अगले साल में आके बोलते हो कि मुझे क्या लेनी है? कॉम्पोजिशन। इस बेसिस पे कि लास्ट ईयर की जो मेरी टर्नओवर है ना वो 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही, हमने कहा वो कैसे? कहता है एक बात बताओ, शुरू का जो 20 लाख था वो तो वैसे ही मेरे रजिस्ट्रेशन के लिए था, उसको छोड़ो, बाकी ले लो 1.5 करोड़, मेरी टोटल 1.7 है ना। आप समझ रहे हो? लॉ मेकर कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब मुझे एलिजिबिलिटी चेक करनी है तब मेरे को आपकी वो वाली टर्नओवर भी शामिल करनी पड़ेगी जो आपने तब तक करी जब तक आप लायबल टू बी रजिस्टर हो रहे थे। यानी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए तो मैं सारी टर्नओवर चेक करूंगा ना, लेकिन जब टैक्स पे करने की बारी है तब आप मेरे को सिर्फ किस पे टैक्स दे देना? लायबल टू बी रजिस्टर्ड के बाद वाले पे। अब आपको मेरी बात बेटर समझ में आ रही है? दोनों एक्सप्लेनेशंस बड़ी जबरदस्त है, समझ आई दोनों की नहीं आई? इसको घर जाके आज अच्छे से पढ़िएगा। एक एक्सप्लेनेशन किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी, और एक एक्सप्लेनेशन किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स पेबल या टैक्स कैलकुलेशन। और एक बात और बता दूं, ये जो दोनों एक्सप्लेनेशंस है ना 10.1 और 10.2 वालों पे तो लगेगी, अभी जो मैंने आज 10.2a पढ़ाना है उन पे भी लगेगी, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं ये एक्सप्लेनेशंस पूरे सेक्शन 10 की हैं। क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ किसकी कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ा रहा हूं, एक सप्लायर ऑफ गुड्स, दो लिमिटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलाउड एंड रेस्टोरेंट। अभी किनकी कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ी है? जो सर्विस सप्लायर्स हैं या जो मिक्स्ड चीजें सप्लाई कर रहे हैं। ये मिक्स सप्लाई मतलब वो नहीं जो मिक्स सप्लाई मैंने पहले पढ़ाई थी, यहां मिक्स का मतलब क्या है? गुड्स प्लस सर्विसेज, मतलब उस तरह होता, वहां भी यही था, पर वहां ये होता था कि मतलब जो नेचुरली बंडल्ड नहीं है,
मैं नॉर्मल बता रहा हूं, मिक्स सप्लाई नॉर्मल वर्ड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या समझा रहा हूं। अब एक काम करता हूं, वापस आता हूं और एक बात चेक करो। अब आपको समझ में आया मैंने इसके नीचे क्यों मेंशन किया कि एक्सप्लेनेशन 2 भी रीड करो। मतलब अगर आप ध्यान से मेरे ये वाले नोट्स और बेयर एक्ट साथ साथ पढ़ी जाओगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि ना कोई चीज कहीं लिखी हुई है, कोई चीज कहीं लिखी हुई है, आपस में रिलेट करनी मुश्किल हो जाती है कई बार। चलो आगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे 10 2A वाले कॉम्पोजिशन लोगों की। अब ध्यान दीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्या है इनकी। यहां भी रजिस्टर्ड पर्सन चाहिए जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 50 लाख है। अच्छा बताओ, ये 50 लाख निकालते हुए लास्ट ईयर इंटरेस्ट वगैरह अगर कुछ आ रहा हुआ क्या बोलेंगे? नो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 1 कहेगी कि एलिजिबिलिटी निकालते हुए इंटरेस्ट छोड़ दो। दूसरा, क्या लास्ट ईयर के जो 1 अप्रैल से लेके लायबल टू बी रजिस्टर्ड तक की जो टर्नओवर होगी क्या वो ली जाएगी? ली जाएगी, क्योंकि एलिजिबिलिटी में तो ली जाती है ना, एलिजिबिलिटी चेक करने में। टैक्स निकालते हुए छोड़ देते हैं हम। थोड़ा ध्यान से समझ लो, वरना क्वेश्चन ऐसे आपका बंबू बजाएगा ना, आप देखते रह जाओगे क्या हो गए। 50 लाख चेक करते हुए आप 1 अप्रैल से लेके जब तक वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो रहा है वो वाली भी टर्नओवर आप शामिल करोगे। यस और नो? अब ना मजे की बात बताऊं, 10 2A पता क्या लगता है? कहता मैं सबको कॉम्पोजिशन स्कीम दे दूंगा, बस मेरी 2 शर्तें मेन पूरी करो। एक तो प्रीसीडिंग ईयर में आप 50 लाख ना क्रॉस कर रहे हो, एग्रीगेट टर्नओवर यानी पैन इंडिया। और दूसरा, आप 10-1 के लिए एलिजिबल नहीं हो। जो आदमी 10-1 में एलिजिबल हो गया, हालांकि 10-1 में एलिजिबल होने के लिए आपको 10-2 भी साथ में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि 10-2 में वो सारे लोग बता रखे हैं जो 10-1 में एलिजिबल नहीं है। पर एक बात बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग 10-2 में आ गए वो 10-2A में आ जाएंगे, जो लोग 10-2 की वजह से बाहर हो गए वो 10-2A में आ जाएंगे। वो नहीं हो सकता। पता क्यों? क्योंकि जब मैं 10-2A की रीडिंग करवाऊंगा उन्होंने भी वही लिख रखे हैं कि जो हमने 10-2 में छोड़े हुए हैं वो 10-2A में भी नहीं आएंगे ज्यादातर। इसका मतलब जो 10-2 में लिख रखे हैं ना उनसे तो दुश्मनी है। कौन थे 10-2 में लिखे हुए? मेनली इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो आप क्या नाम है, इको के थ्रू गुड सप्लाई कर रहे हो, और भी कई सारे लिखे हुए हैं, वो एक बार फिर से रीड करते हैं हम। ठीक है, वो वाले लोगों को तो मैं 10-2A भी नहीं लेने दूंगा। यस और नो? अच्छा, एक बात पक्की होगी, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स वो यहां नहीं आ सकते, ट्रेडर ऑफ गुड्स, क्योंकि जो तो 10-1 में आ गए वो तो वैसे ही 10-1 में रहेंगे। बताओ ट्रेडर ऑफ गुड्स कहां रहेंगे? 10-1। मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स 10-1। रेस्टोरेंट सर्विस 10-1। हाँ कि ना? एक बात और बताता हूं, अगर आप 10-1 के लिए एलिजिबल थे लेकिन आप 10-1 क्लेम नहीं करते, कैन यू क्लेम 10-2A? नो। लॉ कहता है जो 10-1 के लिए एलिजिबिलिटी है वो 10-1 में रहे, जो 10-2A के लिए एलिजिबिलिटी है वो 10-2A में रहे। इधर उधर मुंह ना मारो। यस और नो? एक काम करता हूं, इसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप 10-2A साथ में रीड करो, पढ़ना शुरू करें। एक काम साथ साथ करता हूं, जो जो बेयर एक्ट में से हमारा हो गया उसे टिक भी कर देते हैं। 10-1 हो गया, 10-2 हो गया, ये 10-2 की प्रोवाइजर भी होगी कल इनकम टैक्स वाली, जिसके साथ हम क्या लिख सकते हैं? ऑल और नन अप्रोच। या तो सारे कॉम्पोजिशन में आओ या सारे कॉम्पोजिशन से बाहर हो जाओ। एक काम करो, अब 10-2A पढ़ना शुरू करो। कहता इस एक्ट में कहीं भी कुछ भी लिखा हो, लेकिन 9-3 की 9-4 की इज्जत करते हुए एक रजिस्टर्ड पर्सन जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में हमने नॉट एलिजिबल कर दिया, हम उसको ऑप्शन दे देंगे यहां पे, पर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में किससे क्रॉस ना कर रही हो? 50 लाख। फटाफट पढ़ लो। और आपके लिए रेट ऑफ टैक्स हम क्या रखेंगे? नॉट एक्सीडिंग 3% ऑफ द टर्नओवर, यानी कि 3% CGST और 3% SGST। आप 9-1 की जगह ये वाला टैक्स पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं कहता।
लिखा हुआ है ना, इन ल्यू ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम अंडर सेक्शन 91, कहता 91 को गोली मारो, हमारे 10(2)A में आके ये वाला टैक्स पे कर दो आप, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्पोजिशन टैक्स। पर आप वो गुड्स सर्विस में सप्लाई करना जो लेविएबल टू टैक्स नहीं है। अब ये ध्यान रखना फिर से कि यहाँ पे एक्सक्लूसिवली वर्ड नहीं है, मैंने कल भी कहा था आपको कि अगर आपने थोड़े से भी ये वाले गुड्स सप्लाई कर दिए जो नॉट लेविएबल टू टैक्स हैं इस एक्ट में, आप कॉम्पोजिशन से बाहर हो जाओगे। एक्सक्लूसिवली वर्ड नहीं है यहाँ, कल बताया था मैंने। फिर आप इंटरस्टेट सप्लाईज कर रहे हो, आप इको का यूज कर रहे हो, आप ऐसे गुड्स हो सप्लाई कर रहे हो या ऐसी सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो जो नोटिफाइड हैं, तो उसमें वही आगे आइसक्रीम और ये सारे और सीटीपी एनआरटीपी ये सारे वहां भी सेम बाहर करे हुए हैं, सेम यहां बाहर करे हुए हैं। यानी बेटा ये वाली लिस्ट तो याद कर लो, ये वो लिस्ट है जो किसी भी केस में कॉम्पोजिशन ले नहीं सकते, ना 10(1) में ना 10(2)A में। ये सेम लिस्ट 10(1) से भी बाहर है, ये सेम लिस्ट 10(2)A से भी बाहर है। यस और नो? अब इनके अलावा जो लोग बचेंगे, कुछ फिट हो जाएंगे 10(1) में और कुछ फिट हो जाएंगे 10(2)A में। आप तो ये ध्यान रखो, प्योर अगर कोई सर्विस सप्लायर है, प्योर सर्विस सप्लायर, वो कहां फिट होएगा? 2A में, बस रेस्टोरेंट छोड़ के। और जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है ज्यादा पर थोड़े बहुत साथ में गुड्स भी सप्लाई कर रहा है, वो भी 10(2)A में। और उल्टा क्या है, अगर आप गुड्स ज्यादा सप्लाई कर रहे हो, थोड़ी बहुत सर्विस सप्लाई कर रहे हो लिमिटेड, फिर आप 10(1) में कवर हो जाओगे। फर्क क्या है मेनली? एक तो एलिजिबिलिटी का फर्क है, यहां 50 लाख की लिमिट है, वहां 1.5 करोड़ की है, और कुछ स्टेट में 75 लाख की है। यहां हर जगह यहां हर जगह 50 लाख है, यहां पे अलग अलग नहीं है स्टेट वाइज। और दूसरा फर्क क्या है मेजर? रेट ऑफ टैक्स, वहां 0.5 0.5, 2.5 2.5, 0.5 0.5, यहां क्या है 3.3 तो ये फर्क है मेजर। बाकी काफी हद तक जो प्रोसीजरल पार्ट है, जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो काफी हद तक सिमिलर हैं दोनों की। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्रोवाइजो पढ़ना सेम वही, ऑल और नन। यस और नो? लाइफ में आगे बढ़े भाई, अब समझ में आ रहा है ना, स्पीड बन गई थोड़ी, 10(2)A क्लियर हो रहा है? आगे सुनिएगा, अब इससे आगे तो बस छुटपुट 3 सबसेक्शन है। यहां तो बहुत सिंपल सिंपल लिखे हुए हैं, लेकिन इनके साथ हमें पढ़ने पड़ेंगे रूल्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या लिखा है 10(3) के अंदर, द ऑप्शन अवेल्ड ऑफ by a registered person under subsection 1 or 2A as the case may be shall lapse कब से? from the day on which his aggregate turnover, aggregate turnover फिर से वर्ड क्यों यूज किया हुआ है? क्योंकि एलिजिबिलिटी में भी एग्रीगेट टर्नओवर देखते थे, और यहां भी यही देखेंगे कि जैसे ही आपकी एग्रीगेट टर्नओवर सबसेक्शन 1, और यहां पे ना और सबसेक्शन 2A भी कर लेना, सबसेक्शन 1 और 2A दोनों आएंगे ना। जैसे ही आपकी सबसेक्शन 1 या 2A वाली लिमिट से आप क्रॉस कर गए, चाहे फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही कर गए, मतलब हम ये वेट नहीं करेंगे कि चलो आपने इस साल कॉम्पोजिशन ले ली तो कोई बात नहीं, पहले ये ईयर खत्म होने दो, फिर नेक्स्ट ईयर आपको कॉम्पोजिशन से बाहर करेंगे ना। मेरे को बताओ, अगर लास्ट ईयर में आप 1.5 करोड़ तक थे सपोज, करंट ईयर में आपने क्या ले ली कॉम्पोजिशन, मान लो इस ईयर में आप 1.55 करोड़ तक पहुंच गए, जैसे ही 1.50 क्रॉस हुआ फाइनेंशियल ईयर के अंदर, कॉम्पोजिशन लैप्स। और एक बात और बताऊं, इस साल में तो अब आगे कॉम्पोजिशन लैप्स हो ही गई, इवन नेक्स्ट ईयर में भी आप कॉम्पोजिशन नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर में आप 1.5 करोड़ क्रॉस कर चुके हो। यस और नो? एक काम करते हैं, जहां मैंने नीचे सारा समझाया है वहां आप देखो टॉपिक नंबर 3 आ रहा होगा, 10(3), 10(4), 10(5), ये एक तरह से ना कॉमन चीजें हैं, कॉमन फॉर बोथ कॉम्पोजिशन सप्लायर्स
अंडर सेक्शन 10(2) एंड 2A। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 10(1), सॉरी 10(1). कॉमन फॉर बोथ कॉम्पोजिशन सप्लायर अंडर सेक्शन 10(1) एंड 2A। आप चाहे 10(1) वाले कॉम्पोजिशन हो, आप चाहे 10(2A) वाले हो। अब जो हम नीचे पढ़ेंगे सारा ये कॉमन है दोनों के लिए। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? अब मैंने इसको क्या किया, पहले मैंने ना इसको सब सेक्शन वाइज एनालाइज नहीं किया, मैंने सारा इकट्ठा चला दिया प्रोसीजर। ये देखो पहले मैंने लिखा है कि पहले तीनों सब सेक्शन पढ़ लो, आप 10, 3, 4, 5 तीनों पढ़ लो, फिर इसका नीचे पढ़ना शुरू करना, क्योंकि 10, 3, 4, 5 में अधूरा ज्ञान है, साथ में आपको बहुत सारे क्या पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स। तो पहले 10, 3, 4, 5 कंप्लीट करते हैं, फिर हम रूल्स पढ़ने शुरू करेंगे। 10, 3 क्लियर है? 10, 4 सुनना। कहता है टैक्सेबल पर्सन जो हमारा 10(1) में आ गया या 2A में आ गया। देखो टैक्सेबल पर्सन तो वो भी है ना, क्योंकि रजिस्टर्ड है। कॉम्पोजिशन वाला भी तो रजिस्टर्ड है ना। आप चाहे 10(1) में हो, आप चाहे 10(2A) में हो, आप रेसिपिएंट से कभी भी कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे। इवन मैं आपको बताऊं, अंदर रूल्स में मैं पढ़ाऊंगा कि ये जो कॉम्पोजिशन वाले होते हैं ये बिल ऑफ सप्लाई बनाते हैं, ये इनवॉइस नहीं बनाते। और उस बिल ऑफ सप्लाई पे ये मेंशन किया होता है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। इसका मतलब पता क्या हुआ, जो ये मैं ऊपर पढ़ा रहा था ना आपको 0.5, 0.5, 2.5, ये कस्टमर से लेके नहीं पे कर रहा कॉम्पोजिशन वाला। देखो कस्टमर से पैसे ज्यादा ले सकते हो आप अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा के, पर उससे अलग से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते। आप अपना प्राइस बढ़ा लो थोड़ा कि मेरे को इतना तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो थोड़ा प्राइस ज्यादा चार्ज कर लो। कस्टमर से आप टैक्स के नाम से कुछ नहीं लोगे। आपने अगर 100 रुपए लेने थे, आप उससे 102.5 ले लो, 100 अपने पास रख लो, 2.5 उसको दे दो सरकार को, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कस्टमर को ये नहीं कहोगे, रेसिपिएंट को ये नहीं कहोगे मैंने तुझसे टैक्स लिए। आप टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकते। और ना ही आप अपनी प्रोक्योरमेंट्स पे आईटीसी ले सकते हो। अगर आपको आईटीसी देना होता फिर तो डिटेल्ड रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ेगी आपको। तो आप इधर से आईटीसी से मुक्ति लो, उधर से कोई टैक्स मत चार्ज करो, बस अपनी टर्नओवर का कुछ परसेंटेज आप हमें पे करी जाओ, हम खुश हैं उसमें। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? सबसेक्शन 5, अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजंस टू बिलीव हैं कि एक टैक्सेबल पर्सन ने सबसेक्शन 1 या 2A में टैक्स पे किया है डिस्पाइट नॉट बीइंग एलिजिबल, यानी उसकी एलिजिबिलिटी है नहीं पर फिर भी वो कॉम्पोजिशन टैक्स पे करी जा रहा है, तो इस पर्सन के ऊपर हम चांटे लगाएंगे पेनल्टी नाम के। इसके ऊपर टैक्स तो से पे करना ही पड़ेगा, साथ में चांटे अलग पड़ेंगे। सेक्शन 73 लगा देंगे हम, सेक्शन 74 लगा देंगे, और उसके हिसाब से हम इसकी टैक्स और पेनल्टी निकालेंगे। ये 73, 74 सेक्शन फ्रॉडी लोगों के लिए है कि जो लोग जानबूझ के गलत करते हैं और टैक्सेस की चोरी करते हैं या टैक्सेस गलत पे करते हैं, तो उनके ऊपर हमें इनकम, ये जीएसटी लॉ एक मैकेनिज्म देता है कि कैसे आप इनका टैक्स और पेनल्टीज कैलकुलेट करो। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तीनों सबसेक्शन अगर आपको एक बार समझ में आ गए हो, अब मैं रूल्स पे चलूं, करें स्टार्ट रूल्स, फिर हमारा कॉम्पोजिशन कंप्लीट है। आइए फटाफट से रूल्स पे आइएगा। पहला, इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। रूल 3 और 4 इकट्ठे पढ़ने हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप जब पूरा सेक्शन 10 पढ़ते हो ना, वहां हर जगह ना लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, आप चेक कर लेना। अब यहाँ ना एक बहुत बड़ी डाउट आ जाती है बच्चे को, सर इसका मतलब जो बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है क्या सिर्फ वही कॉम्पोजिशन ले सकता है? तो मैं कहूंगा नहीं। बेयर एक्ट को पढ़ के भले ही लगता है द रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग, तो बच्चे को लगता है सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही कॉम्पोजिशन ले सकता है। सर उसका क्या जो अभी फर्स्ट टाइम रजिस्टर करवा रहा है?
क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो 20 लाख क्रॉस करते ही करवानी पड़ जाती है नॉर्मली। तो क्या वो आदमी जो अभी 20 लाख क्रॉस किया ही है वो तो भी रजिस्टर्ड है नहीं, क्या वो रजिस्ट्रेशन ही सीधा कॉम्पोजिशन वाली ले सकता है? द आंसर इज यस। उसका आंसर आपको रूल में मिलेगा। इंटीमेशन बाय अ पर्सन, किस चीज की इंटीमेशन है? ऑफ ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन, कि मुझे प्लीज कॉम्पोजिशन का बेनिफिट लेना है, मैं डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर रहा हूं। तो पहला टॉपिक किस चीज का है? वो आदमी इंटीमेट कर रहा है जो अभी रजिस्टर हुआ ही नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है। इस रूल से साफ क्लियर हो जाता है कि आप ऐसा ना सोचना कि सिर्फ रजिस्टर्ड आदमी ही कॉम्पोजिशन ले सकता है। जो भी मतलब ये मेरा कहना सही कि रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कॉम्पोजिशन लेने के लिए, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सिर्फ वही कॉम्पोजिशन ले सकता है, ये कहना सही नहीं होगा। पढ़ के देखो, सच पर्सन कौन है जो अभी अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए? ही में ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन। आपको रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में याद होगा एक फॉर्म था REG 01, ये रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का फॉर्म था। तो वहां ना पार्ट बी में ये ऑप्शन देते हैं कि क्या आप कॉम्पोजिशन लेवल लेना चाहते हो, वो कहेगा यस, वहां सिलेक्ट कर लेगा उसे कि मुझे कॉम्पोजिशन में आना है। वो ऑटोमेटिकली इंटीमेशन है उसकी तरफ से, वो ऑटोमेटिकली क्या है? इंटीमेशन। पढ़ के देखो। अब अगली बात सुनना, उसने जैसे ही पोर्टल पे जाके कॉम्पोजिशन सिलेक्ट कर लिया, अब आपको याद होगा रजिस्ट्रेशन का भी ना प्रोसेस था कि पहले आप पोर्टल पे जाके अप्लाई करते थे, फिर वो 3 दिन के अंदर अंदर आपसे कुछ पूछ सकते थे कि इसके कागज पत्र दिखाओ, वो सारा एक प्रोसेस था। अब ये तो है नहीं कि जैसे ही आपने पोर्टल पे जाके अप्लाई किया तभी रजिस्ट्रेशन होगी। उसमें भी ना केस होते थे, याद करो, कि जब से आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो, अगर उसके 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर करवा लेते थे फिर आपकी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होती थी जब से आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड होते थे। लेकिन अगर आप 30 डेज के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते थे फिर जब से आपकी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होती थी तब से आपकी मतलब तब से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होती थी, अगर आपको याद हो। अब कॉम्पोजिशन वालों ने इतना कुछ नहीं समझाया, कहते मेरी बात सुनो, हमारा रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ लेना, वहां हमने बता रखा है रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव होती है। जिस दिन से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगी तब से ही आपकी कॉम्पोजिशन इफेक्टिव होगी। लिखा है साफ। इसका मतलब इस चीज से क्लियर हो जाता है कि जब तक आदमी रजिस्टर्ड नहीं होगा वो कॉम्पोजिशन नहीं ले सकता। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एक्ट ने बार बार वर्ड किया यूज किया, द रजिस्टर्ड पर्सन, द रजिस्टर्ड पर्सन। हालांकि इससे ये ना सोचना कि जो भी फर्स्ट टाइम रजिस्टर हो रहा है वो कॉम्पोजिशन ले नहीं सकता, ले सकता है, पर उसकी कॉम्पोजिशन इफेक्टिव कब से होगी? जब से उसकी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगी। देखो जरा पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर है? सर अब आप बात करो उस आदमी की जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब ऑलरेडी रजिस्टर्ड कौन होगा? जिसका 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख एज द केस में भी वो क्रॉस कर चुका होगा, हाँ कि ना? अब इस आदमी को भी तो इंटीमेशन देनी पड़ सकती है। अच्छा, इसमें भी देखो, अगर तो फर्स्ट टाइम क्रॉस कर रहा है तो फिर वो ऊपर वाले में आ जाएगा, क्योंकि वो तो अप्लाई के टाइम भी हो सकता है कॉम्पोजिशन दे दे। लेकिन अगर ऑलरेडी पहले उसका क्रॉस कर चुका और वो रजिस्टर हो चुका, इसको अब आगे जाके कभी कॉम्पोजिशन में आना है तो ये इंटीमेशन कैसे देगा? पढ़िए पहला पॉइंट, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा इंटीमेशन, लेकिन इसका देखो अब फॉर्म नंबर REG 01 नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन थोड़ी अप्लाई कर रहा है, इसके लिए अलग फॉर्म है CMP 02। CMP बोले तो कॉम्पोजिशन। और बहुत बहुत ध्यान से देखना, इसको ये इंटीमेशन कब देनी पड़ेगी? प्रायर टू द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच कॉम्पोजिशन इज टू बी एक्सरसाइज्ड। सोचो, अगर मैं 2021-22 में, अगर मैं 2021-22 में क्या लेना चाह रहा हूं? कॉम्पोजिशन, और मैं यहां ऑलरेडी पिछले साल में रजिस्टर्ड हूं, तो लॉ पता क्या बोलता है? आपको यहां कहीं पता होगा
कि देखो इस साल की एलिजिबिलिटी देखने के लिए कॉम्पोजिशन में आपको इस साल की टर्नओवर देखनी पड़ेगी, सही कह रहा हूं? तो कहता ईयर एंड जब आने वाला है ना, ये जिस ईयर की टर्नओवर देखनी है आपने, एग्रीगेट टर्नओवर, यहां कहीं आपको पता लग जाएगा, जो ये मैंने मार्क किया हुआ है, कि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है। और यहीं आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी कि क्या अगले साल आपने कॉम्पोजिशन लेना है। और अगर आपका ये विचार बनता है कि मुझे अगले साल कॉम्पोजिशन लेना है, तो आप बिगिनिंग से पहले हमें इंटीमेट करो CMP 02 में। आप देख लो, साफ यही लाइन लिखी हुई है, और अगली लाइन से तो और क्लियर हो जाएगा। जो आपका ये कॉम्पोजिशन लेवी इफेक्टिव होगा ना, ये फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग से इफेक्टिव होगा। जो ये कॉम्पोजिशन लेवी इफेक्टिव होगा, ये हमेशा कब से इफेक्टिव होगा? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सर एक बार बताओ, इसका मतलब ये हुआ जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्या वो किसी भी केस में ऐसा कर सकते हैं कि यहां आके कॉम्पोजिशन ले ली? नो, हमेशा उनकी कॉम्पोजिशन यहां से इफेक्टिव होगी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। एक क्वेश्चन का आंसर और दो, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर करवा रहे हैं ऊपर वाले लोग, क्या वो यहां से कॉम्पोजिशन ले सकते हैं, यहां से कॉम्पोजिशन ले सकते हैं? यस। उनका तो जैसे ही क्रॉस कर रहा है रजिस्ट्रेशन का लिमिट, वो तो तब इंटीमेट करेंगे ना कि अब हम रजिस्टर करवा रहे हैं, और वो तो रजिस्ट्रेशन लेते हुए ही क्या अप्लाई कर देंगे? कॉम्पोजिशन। वो बीच में भी कर सकते हैं। सर एक बात और बताता हूं, बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है जिनकी हम ये बात पढ़ रहे हैं सर, ये वाले बंदों की, क्या ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं पर कॉम्पोजिशन नहीं ले रखा? तो मैं इसका आंसर एक और दूंगा, मैं कहूंगा वो भी हैं, और वो भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और कॉम्पोजिशन में ही रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि उनको नेक्स्ट ईयर की भी तो इंटीमेशन देनी पड़ सकती है। अब उसका आंसर भी मिलेगा आपको। जो ये हर साल इंटीमेशन की बात है, मैं आपको एक लाइन पढ़ाता हूं, नो नीड टू फाइल फ्रेश इंटीमेशन एवरी ईयर। चेक करो, सब दिया हुआ है सर, रूल ने बहुत अच्छा लिखा हुआ रूल। देख रहा हूं मजा इस बात का कि हमारी डाउट आई और रूल ने क्लियर कर दिया। इससे पता लगता है हम लॉ अच्छे से समझ रहे हैं। यस और नो? तो देखो क्या लिखा है, द रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 may not file intimation every year and he may continue to pay tax under section 10 subject to the provisions of this act and rules। जब तक आप ये रूल और सेक्शन पूरा कर रहे हो, आपको बार बार इंटीमेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। और वो तो कहता हम बता ही चुके कि जैसे ही आपने लिमिट क्रॉस कर ली, वहां तो आपकी कॉम्पोजिशन लैप्स हो ही जाएगी। उस केस, हाँ लैप्स अगर होती है वहां इंटीमेशन देनी पड़ती है, लेकिन अगर लैप्स नहीं हो रही तब तक आप लोग वो चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब यहां पे मेनली लोग कौन आएंगे बताओ? वो रजिस्टर्ड लोग जो अभी तक एक बार भी कॉम्पोजिशन में नहीं आए, यानी जो रजिस्टर्ड हो चुके पर नॉर्मल स्कीम में होंगे, अब वो किसमें जाना चाह रहे हैं? कॉम्पोजिशन। तो एक बार उनको क्या फाइल करनी पड़ेगी? इंटीमेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? घर जाके दोबारा पढ़ना, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है सारा। यस और नो? इसके साथ लिख देता हूं, क्या लिखूं? नो नीड टू फाइल फ्रेश इंटीमेशन एवरी ईयर। वैसे तो आगे मिल ही जाएगी ये लाइन, पर यहां भी लिख लो अगर यहीं पे डाउट आ रही है आपकी। नो नीड टू फाइल फ्रेश इंटीमेशन एवरी ईयर। नो नीड टू फाइल फ्रेश इंटीमेशन एवरी ईयर। बहुत प्यारा रूल लिखा हुआ है सारा ही। और अगर आप नोटिस करोगे ना, सेक्शन 10 पूरा पढ़ लो, उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं करा हुआ कि कॉम्पोजिशन के लिए इंटीमेट कैसे करना है, कब करना, सब रूल्स में लिखा हुआ है। सब कहां लिखा हुआ है? रूल्स। बताइए ये पॉइंट समझ में आया इंटीमेशन का कि नहीं आया? और इंटीमेशन में एक पॉइंट और, अच्छा एक चीज और थी ऊपर इसके अंदर जो शायद एक मिस करी मैंने, वो ये है, ये लाइन भी पढ़ लो। एक बात सोचो ना, एक सेकंड यार, ये ना नो नीड टू फाइल इंटीमेशन वाली लाइन इसके साथ लिखना, कहीं ये आईटीसी वाली के साथ पढ़ी जाओ, ये अलग है। ये इंटीमेशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ये तो एक स्टेटमेंट है। अब एक बात सोचो,
प्रॉब्लम सोचना प्रैक्टिकली, ये आईटीसी के चैप्टर में भी मिलेगा आपको। जो आदमी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा वो तो आईटीसी बुक कर रहा होगा, क्योंकि आदमी रजिस्टर्ड है नॉर्मल स्कीम में तो आईटीसी ले रहा होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जब वो कॉम्पोजिशन में आ रहा है तो उसके पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक पड़ा हो इन हैंड, उसका तो उसने क्या बुक किया होगा, आईटीसी। अब लॉ को क्या प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट को क्या प्रॉब्लम है, आप तो बेटा आ रहे हो कॉम्पोजिशन की दुनिया में, अब आपने टैक्स तो चार्ज नहीं करना कस्टमर से और हम तो आपको आईटीसी भी नहीं देते, तो बेटा एक काम करो, आईटीसी की भी प्रोविजंस यहाँ पे यूज होंगी, क्या यूज होंगी वो बात की बात है, लेकिन यहां इस रूल में ये बोल दिया कि बेटा अगर कॉम्पोजिशन में आना है तो हमें ना एक फर्निश स्टेटमेंट करके दो, आप स्टेटमेंट फर्निश करके दो हमारे जीएसटी आईटीसी 03 में, यानी आईटीसी का फॉर्म आ गया, क्योंकि हिसाब किताब तो करना पड़ेगा ना 60 डेज के अंदर अंदर। देखो उसके लिए टाइम दे दिया थोड़ा, देखो तैयारी कब से शुरू कर दिया आपने, ईयर खत्म होने से पहले इंटीमेट कर दिया, नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग से आपकी क्या शुरू होगी, कॉम्पोजिशन, लेकिन बिगिनिंग से 60 डेज के अंदर अंदर आपको किसकी डिटेल देनी पड़ेगी, आईटीसी की, मतलब फॉर्म की, मतलब एक फॉर्म मांगे आईटीसी 03, इसमें वो सारी स्टॉक वगैरह की डिटेल आपसे प्रॉपरली मांगेंगे कि भाई क्या क्या आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांगेंगे ना, क्योंकि आप उनके एक प्रोविजन से दूसरी प्रोविजन में जा रहे हो तो दे नीड इंफॉर्मेशन, यस और नो। अच्छा ऐसी ही कोई स्टेटमेंट ऊपर वाले आदमी ने फर्निश करनी है, क्यों नहीं करनी, वो तो अभी फर्स्ट टाइम रजिस्टर हो रहा है, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसने कौन सा कोई आईटीसी बुक किया हुआ है, हाँ के ना। अच्छा इसके नीचे ये पढ़ा आपने, एनी इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट और यूटी shall be deemed to be an intimation in respect of all other places। अगर आपका बिजनेस 5 स्टेट्स में, 5 में से एक स्टेट ने भी, एक स्टेट के यूनिट ने भी अगर ये इंटीमेशन फाइल कर दी तो ये इंटीमेशन सिर्फ उस स्टेट के लिए नहीं मानी जाएगी, सारे इंडिया के लिए मान ली जाएगी, जितने भी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस है। पढ़ के देख लो, यही लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था ऑल और नन अप्रोच है, पढ़ के देखो। बताइए हो गया, आया समझ। अब और सुनिए, कुछ डिटेल्स ना आपसे ली जा रही हैं सबसे ही, देखो एक तो इनसे ली जा रही है, ये वाले जो रजिस्टर्ड पर्सन वाले हैं, ये इंटीमेशन तो प्योरली आईटीसी 03 की है, यानी आईटीसी से रिलेटेड है, वो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि पहले उसने क्या बुक कर रखे होंगे, आईटीसी। लेकिन जो भी लोग इंटीमेशन फाइल करते हैं कुछ चीजों का डिटेल तो सबको ही देना पड़ता है, वो डिटेल ऑफ स्टॉक है, और ये देना पड़ता है 90 डेज के अंदर अंदर, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑप्शन ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी इज एक्सरसाइज्ड। यानी अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड भी हो और कॉम्पोजिशन में आ रहे हो तो ये इंटीमेशन तो आप दे ही दो। क्या इंटीमेशन है आपकी तरफ से, एक तो डिटेल आप दो स्टॉक का, जितना भी इनवर्ड सप्लाई आपने लिया है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, यानी जो भी स्टॉक आपके पास पड़ा है उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग जितना भी स्टॉक आपने किससे खरीदा हुआ है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। यानी एक बात याद रखिएगा, जो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसकी इंटीमेशन के साथ तो एक स्टेटमेंट जारी है आईटीसी से रिलेटेड, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं सारे, उनको एक डिटेल तो वैसे भी देनी है 90 दिन के अंदर अंदर। 90 दिन कब से, जब से आपका कॉम्पोजिशन लेवी एक्सरसाइज हो रहा है, यानी लगभग 3 महीने। 90 दिन का मतलब क्या हुआ, लगभग 3 महीने। और इसमें भी कहता कमिश्नर साहब चाहें तो, ये कमिश्नर पुलिस का कमिश्नर नहीं है, जीएसटी कमिश्नर है, ठीक है, तो कमिश्नर साहब चाहें तो इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन एक्ट ने मेन कितना दिया, रूल ने मेन कितने दिन दिए, 90 दिन। अब पढ़ना क्या क्या डिटेल देनी है, स्टॉक हेल्ड बाय हिम ऑन द डे प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, यानी जिस दिन कॉम्पोजिशन लेवी आप ऑप्ट कर रहे हो उससे एक दिन पहले जितना भी स्टॉक आपके पास है, इंक्लूडिंग जितना अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने खरीदा हुआ है, उसकी आप एक डिटेल हमें दे दो। ये डिटेल बहुत डिटेल्ड नहीं होती, क्योंकि यार कॉम्पोजिशन वाला है,
इसे डिटेल्ड रिकॉर्ड कीपिंग थोड़ी मांगेंगे। लेकिन एक बात बताओ, जो ये वाला डिटेल होगा, ये वाला ITC 03 वाला, क्या ये तो प्रॉपर होगा कि नहीं होगा? ये प्रॉपर होगा। क्यों प्रॉपर होगा? क्योंकि पहले तो वो रजिस्टर्ड आदमी था ना, सारे ITC बुक कर रहा था, हर चीज की डिटेल मांगेंगे आपसे। वो कहेंगे सारा ITC का हमें हिसाब किताब दो जो आपने बुक कर रखा है, लेकिन जिसकी अभी सेल नहीं हुई, क्योंकि अब उसकी सेल कब करोगे आप? कॉम्पोजिशन में, तो उस पर टैक्स तो मिलेगा नहीं अब हमें, हम उसका सारा ITC रिवर्स करेंगे। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली जो लोगों ने देनी होती है, रजिस्टर्ड वालों ने, ये थोड़ी डिटेल्ड होती है। लेकिन ये वाली तो सिंपल, बस इसके तो, इसमें तो सिर्फ इतना स्टॉक का डिटेल देना है आपने कि भाई जितना भी स्टॉक आपके पास पड़ा था उसकी डिटेल दे दो। इसमें टैक्सेस वगैरह का थोड़ा ना इतना रोल होगा कुछ, क्योंकि आपने पहले ITC बुक ही नहीं किया होगा इसका, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले शायद क्या हो, अनरजिस्टर्ड। और अगर आप रजिस्टर्ड हुए भी तो वो डिटेल वाली स्टेटमेंट तो चलेगी ना पर ITC 03, वो 60 डेज के अंदर मांग ली। और वो 60 डेज कब से गिनने? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि उस केस में हमेशा कॉम्पोजिशन कब से इफेक्टिव होगी? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन नॉर्मल केसेस में कॉम्पोजिशन कब से होती है? कभी से भी हो सकती है। अगर आप बीच में रजिस्टर हो रहे हो तो तब से भी हो सकती है। तो वहां कितना टाइम दे दिया? मेनली 90 डेज। पर ये इंटीमेशन नॉर्मल इनको भी देनी है, रजिस्टर्ड वालों को भी देनी है, पर इनके लिए एक और फर्निश कौन सी करवा ली स्टेटमेंट? ITC 03। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यस और नो? यहां तक क्लियर है? बस कुछ बातें ही और है अब तो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या आता है। रूल 5 में कंडीशंस दे रखी हैं। अब ये कंडीशंस तो ना कुछ कुछ तो 10(2) और 2A में भी दे रखी हैं। जैसे आप देखो, पहला पॉइंट CTP NRTP, तो आप तो ही इज नीदर अ CTP नॉर एन NRTP, ये तो उधर भी लिखा होता 10(2) और 2A में, लास्ट पॉइंट थे, रूल ने फिर से लिख दिया, तो रेपिटेशन है, नया कुछ नहीं है। दूसरा देखना, कहता आपके पास वो स्टॉक नहीं होना चाहिए जो आपने परचेज किससे करके रखा हुआ है? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। और अगर करके रखा हुआ है तो आप उसका टैक्स कहां पे कर रहे हो? रिवर्स चार्ज में। मतलब वो ये कहना चाह रहा है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से जो सामान खरीदा हो उसका टैक्स पे किया हो आपने, सारी मुक्ति वुक्ति होगी हो, उसके बाद आप आगे कॉम्पोजिशन की बात करो। हालांकि ये पॉइंट ना थोड़ा सा विचित्र है, समझ से नहीं आता इतना प्रॉपर, लेकिन आप इतना माइंड में रखो कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सामान खरीद के रखा हुआ है, उसके ऊपर क्या पे करके दे वो? 9(4). अब 9(4) की प्रॉब्लम ये है, 9(4) तो हर जगह लगता नहीं है, तो यहां पे आके रूल की लैंग्वेज थोड़ी चेंज होनी चाहिए, पर अभी हुई नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है बेटा, आप अगर कॉम्पोजिशन में आ भी गए, ये ना सोचना कि हम आपको 9(3) या 9(4) से मुक्ति दे देंगे, क्योंकि हमारे सेक्शन 10 में ही हर जगह क्या लिखा हुआ है कि हम 9(3) या 9(4) को ओवरराइड नहीं कर रहे। अब एक चीज और बताता हूं छोटी सी, इसी के साथ क्लियर कर देता हूं। कॉम्पोजिशन वाला कहता है ठीक है मान लिया, आप कह रहे हो ना 9(3) 9(4) आप ओवरराइड नहीं कर रहे, ठीक है मान लिया, मैं इस पे टैक्स पे करने को तैयार हूं जो मेरी इनवर्ट सप्लाई है। हालांकि एक बात और बता दूं, कल जब मैंने आपको वो वाली सर्विस करवाई थी ना, मेरे ख्याल एक वो सिक्योरिटी वाली, उसके अंदर नीचे लिखा होता कि अगर आप कॉम्पोजिशन वाले रेसिपिएंट हो, रजिस्टर्ड भी हो, फिर भी आपको रिवर्स चार्ज लगेगा नहीं। लेकिन यहां तो ये लिखा हो रिवर्स चार्ज लगाओ। इसने ये कहा हुआ है कि 9(3) 9(4) को मैं ओवरराइड नहीं कर रहा, अगर 9(3) में कहीं मुक्ति मिल जाती है तो मैं खुश हूं। ये क्लियर है? अब चलो मुक्ति नहीं मिली, मान लो 9(3) ने भी नहीं छोड़ा और इसने भी कहा हुआ आप टैक्स पे करो, अब कॉम्पोजिशन वाला एक और जुगाड़ लगा रहा है, कह रहा ठीक है मैं रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रेट्स जो पे करूंगा वो कॉम्पोजिशन वाले रेट्स पे कर देता हूं, क्योंकि 0.5 0.5 2.5 क्या ये अलाउड है? नो। एक बात मैंने कहीं लिखी होगी, दिखाता हूं मैं, ये देखो अदर एस्पेक्ट्स का पहला पॉइंट 54 पेज पे, 54 पेज पे पहला पॉइंट देखो, क्या यही कह रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूं? फिफ्टी 54 पेज का पहला पॉइंट, रिवर्स चार्ज में आप ये ऑप्शन नहीं लगा सकते, इसलिए रिवर्स चार्ज के जो रेट होंगे वो वही रेट होंगे जो नॉर्मल रेट्स हैं। यस और नो? इतनी बात क्लियर है? वापस आता हूं,
अब देखो लॉ मेकर की एक और खुंदक दिखाता हूं आपको मैं। इस साल में तो उसने कहा ही था ना कि आइसक्रीम, एडिबल ऑयल, आइस, ये सब चीजों पे मैं कॉम्पोजिशन नहीं दूंगा। रूल्स में जाके एक बात और लिख दी, कहता प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आप ये चीजें कर रहे हो ना जो मैंने 10(2)E में मेंशन कर रखे हैं, 10(2)E में यही नोटिफाई कर रखे हैं, कहता तो भी मैं आपको कॉम्पोजिशन से बाहर कर दूंगा। बता, अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी ये चीजें बना रहे हो आप, पान मसाला, तंबाकू, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, यू आर आउट ऑफ दी कॉम्पोजिशन फॉर करंट ईयर ऑल्सो। चाहे आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्रॉस ना भी कर रही हो, और करंट ईयर में चाहे आप ये चीजें ना भी बनाओ, इवन देन यू आर बार। पढ़ के देख लो, रूल में यही लिखा हुआ है। ई पॉइंट पढ़ लो, बता दिया तो मैंने, यस और नो। अब सोचो, रूल कहता है एट द टॉप ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। अभी कल परसों मैंने एक जगह से कुछ सामान खरीदा, उसके बिल ऑफ सप्लाई में नीचे लिखा हुआ था, देखा जाए तो रूल वायलेट हो गया। हाँ, मजाक नहीं है, देखा जाए तो फिर रूल तो फिर लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर आप लोगे तो कहते टॉप ऑफ बिल ऑफ सप्लाई करो, आपने नीचे क्यों करा। एनीवेज, एफ पॉइंट पढ़ो, उसे क्या मेंशन करने पड़ेंगे वर्ड्स, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। हर नोटिस पे, हर साइन बोर्ड पे, जितना भी उसने प्रिंसिपल प्लेस पे दिखा रखा है और जितने भी एडिशनल प्लेस हैं उसके बिजनेस के, हर जगह पे क्या मेंशन हुआ होना चाहिए, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। चलो आगे, अब हम बात करेंगे वैलिडिटी की। वैलिडिटी हमारी 10(3) के साथ रीड होती है सारी। 10(3) अभी मैंने पढ़ाया था ना कि लैप्स हो जाएगा जैसे ही आप क्रॉस कर दोगे, पर रेड विद रूल 6। पहला पॉइंट पढ़ना, फिर दूसरा पॉइंट भी पढ़ना, दोनों पॉइंट समझ आ गए। देखो जल्दी देखो, अब जैसी आपकी ये स्कीम लैप्स होगी, आप नॉर्मल टैक्स में आगे, 9(1) में आगे। ध्यान ये रखना, कॉम्पोजिशन में आने के लिए तो आपको ईयर की स्टार्टिंग की वेट करनी पड़ती है, लेकिन कॉम्पोजिशन से धक्के मार के बाहर निकालने के लिए वो ईयर की वेट नहीं करते। जैसे ही आपकी कंडीशन वायलेट हुई कोई, या आप लिमिट से क्रॉस कर गए, वैसे ही वेलकम टू गोवा सिंगम, मतलब वेलकम टू द नॉर्मल स्कीम, कि अब मैं बताऊंगा जायकान शिकरे क्या है, समझ रहे हो। यानी अब डिपार्टमेंट के आओ बेटा नॉर्मल स्कीम में, अब तुम्हें पता लगेगा जीएसटी की इनवॉइसिंग क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग क्या है, आईटीसी कीपिंग क्या है, मैं बताऊंगा तुम्हें। समझ रहे हो मेरी बात, अब नॉर्मल स्कीम में आ गए हो क्योंकि आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है। पढ़िए इसके बारे में जल्दी। अब से बेटा बिल ऑफ सप्लाई का वरदान खत्म, क्या बनाओगे, बिल ऑफ सप्लाई, सॉरी टैक्स इनवॉइस ही बोला मैंने। पढ़ो जल्दी पढ़ो यार। अभी तो इंटीमेशन होती थी कॉम्पोजिशन लेने की, अब इंटीमेशन किसकी आ गई, विड्रॉल। सुन रहे हो, और कब, कितने दिनों के अंदर बताना है, 7 डेज। इसका मतलब सर, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, एक बार कॉम्पोजिशन में आने के लिए एक बार इंटीमेशन देनी पड़ती रही, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी जब तक लैप्स ना हो जाए। जैसे ही लैप्स होती है आपकी लिमिट, 7 डेज के अंदर अंदर उन्हें बताओ। समझ आ रही है मेरी बात, आगे बढ़िए। अब एक चीज ये भी तो हो सकती है कि एक तो आप इसलिए बाहर हुए क्योंकि आपकी लिमिट क्रॉस होगी, और एक आप इसलिए भी तो बाहर हो सकते हो आपको मजा नहीं आ रहा कॉम्पोजिशन में। सर मजा क्यों नहीं आ रहा, सारा आईटीसी नहीं मिल रहा मुझे, ऊपर से अगर मैं कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रेडिंग करना चाहता हूं या उसके साथ मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, वो मुझे कॉम्पोजिशन वाला समझ के मुझे छोटा सप्लायर समझते हैं, मेरी क्रेडिबिलिटी लूज होती है। अब अगर कोई बड़ा वेंडर है जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बड़ा बड़ा कोई वो है, क्या नाम है, बड़ी पार्टी है कोई, अगर वो आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रही है, कॉम्पोजिशन वर्ड देखते ही कई बार उनका ना वो लगता है कि यार तो छोटा मोटा सप्लायर है, अभी तक तो उसकी टर्नओवर भी नहीं क्रॉस हुई। अब आप देखो ना, एक पार्टी जो जीएसटी चार्ज ही नहीं कर रही, आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही छोटा प्लेयर है। एक जो कॉम्पोजिशन में स्मॉल प्लेयर, और एक जो नॉर्मल उसके अंदर है, आपको लगेगा बड़ा प्लेयर होगा, यार प्रॉपर जीएसटी रजिस्टर्ड है, कंप्लायंस कॉस्ट कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो रिसोर्सेज हैं तभी कर रहा है। यस और नो। तो अगर कोई आदमी विड्रॉ करना चाह रहा है कॉम्पोजिशन से, तो देखो क्या लिखा है,
he shall before the date of such withdrawal file an application in GST CMP 04 duly signed or verified through EVC. EVC होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ये आधार ओटीपी वगैरह के थ्रू होता है, ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन हो जाती है इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। करना तो सब कुछ देखो इंटीमेट कॉमन पोर्टल पे ही है। यहाँ पे अब वो सिस्टम नहीं है कि आप बैग उठा के चले गए डिपार्टमेंट, अब वो बैग कागजों का है या कागजों का है, समझ रहे हो? दो कागज होते हैं ना, एक कागज होता है पेपर वर्क और एक कागज होता है दूसरा वर्क जिसमें हर वर्क हो जाता है, समझ रहे हो? तो मैं आपको ये कह रहा हूं वो काम खत्म, यहाँ सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। आर यू गेटिंग इट? तो विड्रॉल से पहले भैया आपको ये आपको ये इंटीमेशन देनी, इंटेंट टू विड्रॉ, तो आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी CMP 04 में। गौर करो ऊपर और नीचे वाले पॉइंट में क्या फर्क है। जो ऊपर वाला पॉइंट है उसमें क्योंकि आप लिमिट से क्रॉस कर रहे थे इसलिए खत्म हो रही थी आपकी कॉम्पोजिशन, वहां तो आप नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन के वर्ल्ड में आओगे, यहां पे तो आप विड्रॉ कर रहे हो कॉम्पोजिशन अपनी मर्जी से, हालांकि आओगे इसमें भी नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन में, क्योंकि हो तो आप रजिस्टर्ड ही, कॉम्पोजिशन तभी ले रहे हो अगर आप रजिस्टर्ड हो, हाँ कि ना? अब देखो लॉ क्या बोलता है आगे, रूल क्या बोलता है आगे, कहता अब देखो उल्टा क्या है, पहले क्या हो रहा था, आप नॉर्मल रजिस्टर्ड से कॉम्पोजिशन में आ रहे थे, तो लॉ क्या बोल रहा था, मेरे को डिटेल दो सारी स्टॉक वगैरह की, आईटीसी दूंगा या रिवर्स करूंगा? रिवर्स करूंगा, क्योंकि आपने उसका आईटीसी ले रखा है। अब उल्टा हो रहा है, अब तक ये कॉम्पोजिशन वाला क्या बोलेगा, माय बाप मैं अभी तक कॉम्पोजिशन में था, मैं आईटीसी तो बुक नहीं कर रहा था, अब मैं आईटीसी को या तो ठोकर मार रहा हूं, आईटीसी कह रहा हूं सॉरी कॉम्पोजिशन, या तो मैं कॉम्पोजिशन को ठोकर मार रहा हूं या कॉम्पोजिशन मुझे ठोकर मार रही है क्योंकि वो लिमिट बढ़ गई। अब तो मैं नॉर्मल रजिस्टर्ड हो रहा हूं, तो काइंडली जितना स्टॉक मेरे पास पड़ा है उसका मुझे क्या दो, आईटीसी। तो लॉ बोलता है, रूल बोलता है ठीक है आईटीसी दूंगा, किसका? जितना भी इनपुट पड़ा है स्टॉक में, उस इनपुट का नहीं दूंगा जो बिक चुका, उस इनपुट का दूंगा जो सेमी फिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स में लगा हुआ है, उस स्टॉक में जो स्टॉक पड़ा है तेरे पास। यानी जितना भी कच्चा पक्का माल है या जितना भी पक्का माल है जो तेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें जो इनपुट्स लगा हुआ है मैं उसका भी तेरे को आईटीसी दे दूंगा, और जितना भी कैपिटल गुड्स तेरे पास पड़ा है मैं उसका भी तेरे को आईटीसी दे दूंगा। लेकिन ये किस दिन का देखूंगा, जिस दिन तू विड्रॉ कर रहा है, और उस दिन तुझे एक स्टेटमेंट फर्निश करनी पड़ेगी 30 डेज के अंदर अंदर, जिसमें तेरी ये स्टॉक की सारी डिटेल होगी। अब देखो 3 दिन हो गए अलग अलग, एक थे 60 डेज, 60 डेज कहां थे, जब रजिस्टर्ड बंदा ऑलरेडी कॉम्पोजिशन के लिए इंटीमेट कर रहा था कि मैं नेक्स्ट ईयर से लेना चाह रहा हूं कॉम्पोजिशन, तो उसे कहा था बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 60 डेज के अंदर अंदर तू हमें एक इंटीमेट, तू हमें एक वो दे, क्या नाम है, स्टेटमेंट, जिसमें आईटीसी से रिलेटेड हम तुझसे डिटेल मांगे। एक तो वो थी 60 डेज वाली, फिर एक सभी लोगों से 90 डेज के अंदर मांगी हुई थी कि जितना भी सामान तुम्हारे पास खरीदा हुआ पड़ा है वो सारी डिटेल दे दो, वो 90 डेज के अंदर थी। अब यहाँ 30 डेज आ गए। 30 डेज यहाँ किनको बोला हुआ है, देखो जहां ना सेसी का फायदा है, यानी जहां रजिस्टर्ड पर्सन का फायदा है, जल्दी जल्दी कर लो 30 डेज में सिर्फ, और जहां डिपार्टमेंट का वो था कि आईटीसी उन्होंने रिवर्स करना, चलो 60 डेज के अंदर कर दो कोई बात नहीं। अब देख रहे हो कितना भेदभाव है, यहां देना ना उसको आईटीसी देना है, हाँ कि ना, कह रहे जल्दी कर 30 डेज के बाद नहीं सुनेंगे तेरी बात। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पढ़ के देखो, सारी लाइन पढ़ लो एक बार। हो जाएगा, समझ आ रही कॉम्पोजिशन अच्छे से? प्लीज घर जाके अच्छे से रीडिंग करना इसकी, सारा कुछ मैं आपको बेयर एक्ट और रूल से पढ़ा रहा हूं ताकि कहीं भी कोई गुंजाइश ना रहे कि आपकी कोई गलती हो, बस पढ़ना अच्छे से। अब आपने आगे सुनिए, अगर आप इररेगुलर अवेलमेंट करते हैं कॉम्पोजिशन का तो क्या होगा, अभी बताया था ना 73 74 लगा देंगे था ना, पर साथ में रूल भी पढ़ाएंगे अब आपको 6465, वहां तो बस एक लाइन लिखी हुई थी, तो पहले फर्स्ट लाइन पढ़ लो, ये तो सेक्शन 10(5) की लाइन है मेनली, जल्दी पढ़िए।
अब थोड़ी रूल्स की बातें पढ़ते हैं आगे। रूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। कहता है जहां प्रॉपर ऑफिसर को ये भनक हो गई कि आप एलिजिबल टू पे टैक्स नहीं थे कॉम्पोजिशन में, फिर भी लिए जा रहे हो कॉम्पोजिशन, या आप कॉम्पोजिशन में एलिजिबल थे लेकिन आप कॉन्ट्रावेन करी जा रहे हो हमारे एक्ट के या रूल्स की प्रोविजंस को, उसका मतलब इज्जत नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में वो आपको शो कॉज नोटिस दे सकते हैं। क्या इशू कर सकते हैं? शो कॉज नोटिस। उसका भी वो कोई खत नहीं आएगा, पोर्टल भी आएगा CMP 05, सारे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स हैं जो मैं यहां बार बार क्लास में बोलता हूं ना, स्टैंडर्डाइज हो स्टैंडर्डाइज हो, मैं ऐसे ही नहीं बोलता। ये सारी चीजें लोग फील कर चुके हैं कि यार एक पोर्टल पे बस एक तरीके से चीज आए ताकि एफिशिएंसी बढ़े, वरना हर चीज को अलग अलग तरीके से पढ़ना, उसे समझना टाइम लग जाता है। ये स्टैंडर्डाइजेशन बहुत खतरनाक चीज है जो मैं क्लास में आपको समझाता होता हूं। हर बंदा अपने हिसाब से एक्सेल फाइल बनाने लग जाता है, बहुत दिक्कत होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक वो एक्सेल फाइल काम, जैसे ही आप निकले नया बंदा आके नई एक्सेल फाइल बनाता है। इसीलिए आजकल सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ऐप यूज करने लगी हैं कि बस उसी ऐप में डेटा फीड हो, अपनी तरफ से बंदा एक्सेल बना ही ना पाए। हालांकि एक्सेल अभी खत्म नहीं हुआ, प्रैक्टिकली एक्सेल बहुत यूज होता है आज भी, लेकिन ये मैं चीज आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूं कि स्टैंडर्डाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस और नो? चलो वापस आते हैं। अब शो कॉज नोटिस आ गया, आगे सुनिए। रिप्लाई आने पे इस शो कॉज नोटिस के फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, देखो उसको भी बोला है फॉर्म में रिप्लाई कर, ये नहीं अपनी लेटर बनाने लग गया बैठ के कि डियर सर मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं है। इसी में जो जो पूछ रहे हैं वो रिप्लाई कर, बस तू इसमें भर जो भरना है। द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू एन ऑर्डर, 5 में आया था खत, 6 में आया जवाब, 7 में फिर लेटर आ गया उनका 30 डेज के अंदर अंदर, और उसमें बोल दिया या तो बेटा हमें आपका रिप्लाई पसंद आया या हमें आपका रिप्लाई पसंद नहीं आया, इसलिए हम आपकी जो कॉम्पोजिशन वाली स्कीम है उसकी ऑप्शन को हम डिनाई कर रहे हैं। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑप्शन और फ्रॉम द डेट ऑफ द इवेंट कंसर्निंग सच कॉन्ट्रावेंशन एज द केस में बी। बताना इसकी इंटरप्रिटेशन देना जरा लास्ट लाइन की, कि कब से हम आपका कॉम्पोजिशन डिनाई कर देंगे। बिल्कुल, या तो जब से आपने ऑप्ट करा था या जब से ये इवेंट आपने करना शुरू किया, यानी बैक डेट से भी आपकी कॉम्पोजिशन इनइफेक्टिव की जा सकती है। ये देखो यहां लिखा भी हुआ है, इफेक्टिव डेट इन केस ऑफ डिनायल ऑफ कॉम्पोजिशन बाय टैक्स अथॉरिटीज। कहता अगर वो डिनायल टू पे टैक्स करते हैं आपके लिए, द इफेक्टिव डेट कैन बी इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट। लेकिन इसमें ना एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन आई थी, मैं थोड़ी सी बात मिस कर गया। हाउएवर सच इफेक्टिव डेट शैल नॉट बी प्रायर टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस। भी जब से आपने कॉन्ट्रावेंशन किया उससे पहले की डेट में नहीं हम कभी करेंगे, बाद की हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कॉन्ट्रावेंशन आप अभी 3 महीने से कर रहे थे लेकिन आज से उन्होंने कैंसिल कर दी, और ऐसा भी हो सकता है कि जब से कॉन्ट्रावेंशन आप कर रहे थे तब से आपकी इनइफेक्टिव कर दी। लेकिन इतना नाजायज नहीं करेंगे कि जब से आपने कॉन्ट्रावेंशन नहीं की थी कि उससे भी पहले वो आपको डिनाई कर दें कि आपने कॉम्पोजिशन कैसे ले ली। तो ये वाली जो लाइंस है ना, ये आप इन लाइंस के साथ आप रिलेट कर सकते हो, ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर था ना डिनाइंग द ऑप्शन टू पे टैक्स, तो नीचे वही है इफेक्टिव डेट का सर्कुलर आया हुआ है कि हम कब से डिनाई कर सकते हैं। तो सर्कुलर में उन्होंने साफ लिखा कि बैक डेट से डिनायल हो सकती है, बैक डेट से डिनायल हो सकती है, पर किसी भी केस में डिनायल किससे पुरानी नहीं होगी? जब से आपने कॉन्ट्रावेंशन किया था। क्या लाइन रिलेट हो रही है आपकी इससे? ये सर्कुलर है अलग से, ये अलग से सर्कुलर है, ये रूल की बात नहीं है, सर्कुलर क्लैरिफाई कर रहा है। रूल्स की बातें आप ऊपर पढ़ रहे हो, लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लोगे, और ऊपर तो वही है ऑल और नन। किसी भी यूनिट ने अगर बदमाशी करी तो सिर्फ उसका कॉम्पोजिशन नहीं विड्रॉ होगा, सबका हो जाएगा। ये बदमाशी में किसे कह रहा हूं? बदमाशी में सिर्फ टर्नओवर को नहीं कह रहा, बदमाशी तो ये भी हो सकती है। सोचो एक बदमाशी साल के अंदर उसने आइसक्रीम बना ली, किसी भी एक यूनिट ने, साल के अंदर उसने दारू बेच दी, साल के अंदर उसने कोई पेट्रो बेच दिया, साल के अंदर उसने कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर दी, वो सारी लिस्ट भी तो थी ना। उनमें से अगर आपने कोई भी कंडीशन वायलेट कर दी तो भी तो लॉ को गुस्सा चढ़ जाएगा आप पे कि तुम कॉम्पोजिशन में आके ये बदतमीजियां कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, नहीं करना था। हम जो चीजें कह रहे थे कि ये नहीं करोगे तो कॉम्पोजिशन ले सकते हो,
अब तुम बदमाशी कर रहे हो, कॉम्पोजिशन लेके ये चीजें करोगे, नहीं समझे? तो ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। और अगर मेरे 10 यूनिट्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, किसी एक यूनिट ने भी बदमाशी करी तो खुद तो डूबेगा, सबको बाकियों को भी डुबोएगा, क्योंकि लिखा हुआ साफ में साफ, विड्रॉल अप्लाइज टू ऑल यूनिट्स। पढ़ के देख लो। विड्रॉल और डिनायल में फर्क समझ रहे हो? विड्रॉल वो है जो वो खुद कर रहा है, डिनायल डिपार्टमेंट थप्पड़ मार रहा है कि तेरी ऐसी की तैसी। और जब मैं सेक्शन 10 लिख रहा हूं तो बताओ 10(1) आएगा इसमें या 10(2) भी आएगा? दोनों आएंगे। 10 में तो सब कुछ ही आएगा ना। जल्दी पढ़ लेना प्लीज। और लास्ट में लिखा हुआ है रजिस्टर्ड ऑन द सेम पैन, यानी सेम पैन पे जितने भी बिजनेस रजिस्टर्ड होंगे वो सभी बाहर हो जाएंगे। अदर एस्पेक्ट्स का पहला पॉइंट क्लियर है? बोलिए। अदर एस्पेक्ट्स का दूसरा पॉइंट सुनिए क्या है कि भाई जो कस्टमर रजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स खरीद रहा है उसको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। उसको कहां से मिलेगा यार? और वैसे तो उससे भी टैक्स चार्ज भी नहीं करा जा रहा कोई। ठीक है, पढ़ लेना। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो मैंने यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है, आपकी मेन बुक में ये काफी लंबा लिखा हुआ है टॉपिक, 1-1.5 पेज का लिखा हुआ है, यहाँ मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, क्रिस्प कर दिया बिल्कुल। इसकी डिटेल वैसे आपको मिलेगी रिटर्न्स वाले चैप्टर में, क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअल में है ही किस चीज का? समीशन ऑफ रिटर्न्स। किनकी रिटर्न्स? कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन वालों की रिटर्न्स। तो देखो क्या लिखा है, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स। बताओ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स कौन से हुए? सेक्शन 10 वाले दोनों आएंगे, 10(1) भी 10(2) भी, हाँ कि ना? आपको एक तो देनी है स्टेटमेंट, गौर करना, स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स फॉर एवरी क्वार्टर। इस लाइन से साफ पता लगता है कि आपने पेमेंट क्वार्टरली करनी है। पेमेंट क्वार्टरली करो और उसकी स्टेटमेंट फाइल करो। गौर करना, ये रिटर्न नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट किस चीज की? पेमेंट ऑफ टैक्स। और पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे कर रहे हो आप? सुन रहे हो? क्वार्टरली। तो इस लाइन से क्या पता लगता है? पेमेंट क्वार्टरली। एक बात मैं छोटी सी यहां पे और आपको क्लियर करना चाहूंगा, वैसे तो जो हमारा सारा जीएसटी लॉ लिखा हुआ है वो इस भावना से लिखा हुआ है या इस भावना से बनाया हुआ है कि जीएसटी लॉ में जो पेमेंट है और जो उसकी रिटर्न्स हैं वो दोनों इकट्ठी हैं, कि इधर से आपने जो पेमेंट करनी है उसकी पहले रिटर्न बना लो, रिटर्न मतलब इंफॉर्मेशन सारी, उसमें फाइनल कर लो फिगर्स और उसकी पेमेंट कर दो। अब कॉम्पोजिशन वाले को उसमें भी तड़पन होगी, शुरू में यही था, कॉम्पोजिशन वाले को ये लिखा हुआ था कि तू क्वार्टरली पेमेंट कर और रिटर्न भी क्वार्टरली फाइल करी जा। कॉम्पोजिशन वाला कहता हाथ जोड़े, आप एक तरफ तो कहते थे मेरे से ज्यादा कंप्लायंस नहीं करवाओगे, फिर मेरे से रिटर्न भरवाने लगे क्वार्टरली, उसके लिए मुझे सीए रखना पड़ता है, क्योंकि पेमेंट तो चलो मुझे कैश देने में दे दूंगा, ई कैश से, वो तो एक अलग बात है, कैश ले जाओ मुझसे, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन जो ये आप रिटर्न मांगते हो ना, फिर रिटर्न में आप मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगने लग जाते हो। अब उस इन्फॉर्मेशन का टाइम नहीं है मेरे पास बनाने का, मैं धंधा करूं या मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूं? उसके लिए अब डिपार्टमेंट कहता है टाइम नहीं है, तो फिर ठीक है बंदा रख लो, एक सीए रख लो। वो कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, अगर बंदा ही रखना होता फिर आप मेरे को कॉम्पोजिशन में क्यों डाल रहे हो? इस चीज का ध्यान रखते हुए इन्होंने क्या करा कि चल एक काम कर, तू पेमेंट तो करी जा क्वार्टरली, तेरा काम नहीं बढ़ेगा ज्यादा, पर रिटर्न भी लेंगे हम, तुझसे रिटर्न छोड़ेंगे नहीं, रिटर्न चल तू क्वार्टरली ना दे, तू एनुअल दे जा। इससे इसका क्या काम कम हुआ? जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती थी रिटर्न में वो साल में 4 बार देनी पड़ेगी या एक बार? पेमेंट क्वार्टरली करनी है, यानी सरकार के हित भी बच गए कि पेमेंट मिली जा रही है, और असेसी का भी यानी पर्सन का भी थोड़ा भला हो गया कि चल तेरे को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बार बार नहीं देनी। तो दूसरी चीज आ गई रिटर्न, रिटर्न जीएसटीआर 4 है, ये एनुअल है, लेकिन ध्यान रखना से एनुअल रिटर्न ना बोलना, क्योंकि एनुअल रिटर्न एक और अलग कंसेप्ट भी है रिटर्न्स के अंदर, वो अलग चीज है। एनुअली लिख दो, रिटर्न एनुअली। एक काम और पहले मैं चेक करवा दूं, क्वार्टर की जो पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है? अगर अच्छा बताओ क्वार्टर का मतलब क्या है जीएसटी लॉ में? ध्यान रखना, क्वार्टर का मतलब जीएसटी लॉ में
वहां से नहीं है जहां से आपका, मान लो मैं कॉम्पोजिशन ले रहा हूं मई से, न्यूली रजिस्टर्ड हूं, तो मई से क्वार्टर नहीं शुरू होगा, क्वार्टर हमेशा मेरे जैन फेब मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही रहेंगे हमेशा। तो बताओ अगर मेरा मई से भी कॉम्पोजिशन शुरू हो रहा है तो मेरा क्वार्टर मई से शुरू होगा? नो, अप्रैल मई जून, ये मेरा पहला क्वार्टर है। इसका मतलब बताओ अप्रैल मई जून की पेमेंट मैं कब तक करूंगा? 18 जुलाई तक। कब तक पेमेंट करूंगा? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लैंग्वेज पढ़ के देख लो। पेमेंट पेमेंट जब दोगे तो स्टेटमेंट तो साथ में ही जाएगी ना सर। पेमेंट अकेली कैसे दे दोगे? उसके स्टेटमेंट तो भरनी पड़ेगी ना, छोटी सी कि ये पेमेंट कर रहा हूं। जब वो भरोगे तभी तो पेमेंट होएगी। तो स्टेटमेंट तो पेमेंट के साथ ही है। रिटर्न आपकी साल के एंड में, और वो कब तक देनी है? 30 अप्रैल नेक्स्ट ईयर के। यानी अगर 21-22 ईयर है, अभी तो 20-21, आपको कौन सा ईयर आना है? आपको 21-22 आना है ना, प्रीवियस ईयर अब आना है आपको 21-22, नहीं आपको 20-21 आना है यार। हाँ, प्रीवियस ईयर 20-21 आना है। तो 20-21 की जो अभी खत्म हुआ है जो ईयर, इसकी 30 अप्रैल तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। हाँ के ना? और ये बात आपको पता ही होगा कि जितने भी ये कॉम्पोजिशन वाले लोग हैं, ये ई कैश लेजर से ही पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आईटी से तो उनको मिलता ही नहीं। हाँ कि ना? अब मैं आपको क्या बोल रहा था, रिटर्न क्यों डिटेल्ड है? देखो इसमें इनवॉइस वाइज डिटेल मांग रखी है, जितनी भी करी आपने, चाहे इंटरस्टेट चाहे इंट्रास्टेट, और जितनी भी इनवर्ड सप्लाई करी है आपने रजिस्टर्ड लोगों से या अनरजिस्टर्ड से। अगर आप गौर करो ना, देखो यहां इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहा हो, इंटरस्टेट सप्लाई रिसीव कर रहा है। पढ़ो, ये ना कहना इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है वो, क्योंकि वो तो कॉम्पोजिशन से बाहर हो जाएगा। वो कह रहा है इनवॉइस वाइज इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाईज, क्योंकि कॉम्पोजिशन वाले को इंटरस्टेट सप्लाई करने से मनाही है, इंटरस्टेट सप्लाई लेने से मनाही थोड़ी ना। अब देखो ये शोर तो मचाएगा ना, ये कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं महीने में 100 परचेज कर लेता हूं, तुम मुझे कह रहे हो महीने में अगर 100 तो 12 महीने में 1200। 1200 इनवॉइस वाइज डिटेल मांग ली, हर का इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम, वैल्यू, तो प्रॉपर एक्सेल बनानी पड़ेगी ना। इनवॉइस वाइज डिटेल मांग ली, इस चीज में वो तड़पता था कि हर क्वार्टर के एंड में मेरे को ये देनी पड़ती है आपको, तो मेरा काम बढ़ता है। हाँ कि ना? तो अब उसका एनुअल कर दिया कि चल देख डिटेल तो अभी भी मांगेंगे पर साल में एक बार सही। और दूसरी चीज, जितना भी तूने आउटवर्ड सप्लाईज करा, हमें उसकी कंसोलिडेटेड डिटेल दे दे। हमें वहां इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं चाहिए, पर कंसोलिडेटेड दे दे। अब वो कंसोलिडेटेड कैसे है, मंथली है, एनुअली, वो उसके अंदर पोर्टल के अंदर आ जाता है, पर इनवॉइस वाइज नहीं आएगा। बस वो टोटल वैल्यू मांग लेंगे, कितना आपने आउटवर्ड सप्लाई करा, उसकी वैल्यू वगैरह इसमें भरनी होगी। दिस इज कंसोलिडेटेड। आपके सामने इनवॉइस वाइज, क्योंकि इनवॉइस तो सारे लिए होंगे ना कॉम्पोजिशन वाले ने। एनुअली मतलब जितनी भी आपने करी पूरे साल में, उसकी सारी डिटेल देनी है आपने। सर साथ साथ करी जाओ, क्वार्टर में आपको प्रेशर पड़ता था, अभी भी वो ये थोड़ी कह रहे हैं साल के एंड में सारा काम करो, करवाओ साथ साथ, पर प्रेशर नहीं डाल रहे, कोई ड्यू डेट्स नहीं है आपकी, बस साल के एंड में जाके देनी है आपने एक बार। काम तो अभी भी करना पड़ेगा, काम थोड़ी कम हुआ है। एक तरह से सीए की तरह है कि कोई यूनिट टेस्ट नहीं लेंगे, कोई मंथली टेस्ट नहीं लेंगे, सीधा फाइनल पेपर लेंगे, तब तक तैयारी कर लो। स्कूलों में क्या होता था, बोर्ड के पेपर हैं, पहले यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, प्री बोर्ड, वो सारा, फिर जाके फाइनल पेपर की तैयारी। हालांकि वो अच्छा रहता था, बच्चे की तैयारी अच्छी हो जाती थी, पर यहाँ बच्चा कहता नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं ये तैयारी करनी, एक ही बार मुझसे कर लो, मैं एंड में जाके कर दूंगा। आप समझ रहे हो? आप पेपर तो तब भी पूरा ही होता। यस और नो? तो यहां आके आई होप ये चैप्टर हो गया है खत्म, एंड आई होप आपके बेसिक्स अच्छे। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको जीएसटी में इतना कॉमन सेंस दे दूं कि आप अगर खुद से भी चीजें पढ़ो, आपको समझ में आनी शुरू हो जाए, कोई दिक्कत ना आए कहीं भी। यस और नो? तो अभी हम यहां पे रुकते हैं।
चलो ठीक है, आज हम यहां रोकते हैं। कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। एक काम प्लीज करिए आप, इस चैप्टर के बैक क्वेश्चंस और साथ में इस चैप्टर के स्टडी मटेरियल से जितनी भी एग्जांपल्स दिख रही हैं आपको उसमें पढ़ दो। हालांकि कुछ एग्जांपल्स ऐसी हो सकती हैं जो अगले किसी चैप्टर की हों, क्योंकि ना स्टडी मटेरियल में क्या है, कोई अगले पिछले चैप्टर की भी बातें हैं, उसके भी एग्जांपल दे रखे हैं बीच में। वैसे तो वो भी पढ़ के आपको मोटे मोटे समझ में आ जाएंगे क्योंकि कॉमन सेंस आपका बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं बैक क्वेश्चंस पक्का कर लो और बीच के टॉपिक्स के एग्जांपल जरूर कर लो। आईसीआई स्टडी मटेरियल तो भैया अच्छे से कर लो बहुत। यस और नो? नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट टाइम ऑफ सप्लाई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।